आज से तकरीबन 834 साल पहले 4 जुलाई 1187 को यरूशलेम शहर से तकरीबन 178 किलोमीटर दूर दो फौजें हत्तीन के मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करने को जमा थीं। एक तरफ तो यरूशलेम के बादशाह गी ऑफ लुजिग्नन की फौज थी, तो दूसरी तरफ थे मिस्र और सीरिया के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये तारीख की एक ऐसी जंग होने जा रही थी जो चंद महीनों बाद मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस की फतेह की वजह बनी, तो ईसाइयों के लिए तीसरी सलीबी जंग की। 1169 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर बने और आगे चलकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद 1174 में दमिश्क और 1183 में अलेप्पो पर अपना कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा उन्होंने सलीबी रियासतों के पूरे जनूबी और मशरिकी हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया। उधर यरूशलेम के राजा बल्डविन V की मौत के बाद गी ऑफ लुजिग्नन 1186 में वहां का नया राजा बना। 1185 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और फ्रेंच के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ था। फ्रेंच वेस्टर्न यूरोपियन को कहा जाता है। 1187 में अल्ट्रे जॉर्डन के लॉर्ड रेनॉल्ड ने एक मुस्लिम कारवान पर हमला कर इस संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया था। इसके बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों का खून का बदला लेने की कसम खाई थी और उन्होंने अपने बेटे अल अफदल इब्ने सलाहुद्दीन और अमीर गोगबोरी को अक्का शहर के आसपास फ्रैंकिश भूमि पर हमला करने के लिए भेजा। 1187 में जेरार्ड डी राइटफोर्ड और सलेबियों का मुकाबला क्रेसन की लड़ाई में गोगबोरी से हुआ, जहां उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। सलेबियों ने लगभग 150 नाइट्स और 300 पैदल सैनिकों को खो दिया, जो कि यरूशलेम सेना का एक बड़ा हिस्सा था। जुलाई में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने टाइबेरियस को घेर लिया, जहां रेमंड III की पत्नी एस्चिवा फंस गई थी। इसके बावजूद भी रेमंड ने यह तर्क दिया कि गी को सलाहुद्दीन से जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सलाहुद्दीन टाइबेरियस में ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते। इसकी वजह यह है कि उनके सैनिक इतने लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर नहीं रह सकते। नाइट्स हॉस्पिटलर ने भी गी को यही सलाह दी कि वह सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग के लिए न उकसाएं, लेकिन जेरार्ड डी राइटफोर्ड ने गी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आगे बढ़ने की सलाह दी और गी ने उसकी ये सलाह मान ली। यह गी के लिए एक जुआ था, क्योंकि उसने यरूशलेम शहर की हिफाजत के लिए सिर्फ कुछ नाइट्स को छोड़ दिया था। मई के आखिर तक गोलान हाइट्स पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी फौज तैयार कर ली थी, जिनमें तकरीबन 12,000 घुड़सवार सहित 40,000 फौजी शामिल थे। क्रूसेडर्स की फौज ला सफोरी में इकट्ठा हुई, जिसमें तकरीबन 17 से 20,000 फौजी शामिल थे, जिनमें यरूशलेम और त्रिपोली के 1200 नाइट्स और अंताकिया के 50 नाइट्स शामिल थे। आमतौर पर यह फौज क्रूसेडर्स के जरिए जमा की जाने वाली फौजों से बड़ी थी, फिर भी यह सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज से छोटी थी। 2 जुलाई को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने टाइबेरियस के किले पर हमला कर दिया। जब यह खबर क्रूसेडरों तक पहुंची तो 3 जुलाई को फ्रैंकिश फौज टाइबेरियस की तरफ बढ़ने लगी, जिसे मुस्लिम तीरंदाजों द्वारा लगातार परेशान किया गया। उन्होंने तुरान के झरनों को पार किया, जो फौज को पानी उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से नाकाफी थे। दोपहर के समय त्रिपोली के रेमंड ने फैसला किया कि सेना रात के समय तक टाइबेरियस नहीं पहुंच पाएगी। उसने और गी ऑफ लुजिग्नन ने फैसला किया कि फौज को टाइबेरियस से महज 6 मील दूर कफ्र हत्तीन की तरफ ले जाया जाए, जहां से वो अगले दिन टाइबेरियस पहुंच सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने खुद को फ्रैंकिश सेना और पानी के बीच तैनात कर दिया, जिसकी वजह से फ्रैंक्स को मैस्केना गांव के पास सूखे पठारों पर कैंप लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुसलमानों ने शिविर को इतनी बारीकी से घेर लिया कि उसमें से एक बिल्ली भी बचकर नहीं निकल सकती थी। फ्रैंक मायूसी और प्यास से तड़प रहे थे, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लोग अपनी फतेह की तवक्को में खुशी मना रहे थे। रात भर मुसलमान दुआओं के साथ ढोल नगाड़े बजाकर और नारे लगाकर सलेबियों के हौसले को पस्त करते रहे। उन्होंने सूखी घासों को आग लगा दी, जिसने सलेबियों के गले को मजीद खुश कर दिया।
सलेबी प्यासे, मायूस और थके हुए थे। इसके विपरीत मुस्लिम फौज के पास ऊँटों का एक कारवान था जो टाइबेरियस झील से उनके लिए पानी लाता था। 4 जुलाई की भोर तक सलेबी चारों तरफ से घिर चुके थे। सुबह होते होते सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज द्वारा लगाई गई आग के धुएं के कारण उनके लिए कुछ भी देख पाना मुश्किल था। प्यास और मायूसी के शिकार सलेबियों ने अपने कैंप तोड़ दिए और हत्तीन के झरने की ओर जाने लगे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने उन पर हमला कर उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। रेमंड ने 2 बार हमला किया, जिसमें से उसका दूसरा हमला कामयाब रहा और वो टाइबेरियस झील तक पहुंच गया। रेमंड के फरार हो जाने के बाद अब गी की पोजीशन और भी कमज़ोर हो गई। ज़्यादातर ईसाई सैनिक भाग खड़े हुए और बहुत से सैनिक मौके पर ही मारे गए और कुछ को बंदी भी बना लिया गया। इस जंग में सलेबियों की बुरी तरह से हार हुई। जंग के बाद कैदियों में गी ऑफ लेजिग्नन और उसके भाई अल मारिक सेकेंड, रेनॉल्ड डी चैटिलॉन, मोंटेफरेट के विलियम फिफ्थ, जेरार्ड डी राइटफोर्ड, टोरोन के हम्फ्री फोर, जबाला के ह्यूग, बोट्रोन के क्लीवेन, गिबिलेट के ह्यूग और जेरूसलम साम्राज्य के अन्य बंदी बैरन शामिल थे। गी ऑफ लेजिग्नन और रेनॉल्ड को सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में लाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गी को पानी की पेशकश की, जो कि मुस्लिम कल्चर में इस बात का संकेत था कि कैदी को बख्शा जाएगा, लेकिन गी इस बात से अनजान था। गी ने कटोरा रेनॉल्ड को दे दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ड के हाथ से कटोरे को गिरा दिया और कहा कि मैंने इस शैतान आदमी को पानी पीने के लिए नहीं कहा और वो ऐसा करके अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ड को अपनी तलवार से एक ही झटके में मार डाला। गी ने समझा कि उसका भी सर काट दिया जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे ये कहते हुए बख्श दिया कि बादशाह बादशाहों को नहीं मारते। गी ऑफ लेजिग्नन को एक कैदी के रूप में दमिश्क ले जाया गया और 1188 में रिहा कर दिया गया। रेनॉल्ड को मारने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि अन्य बंदी बैरन को बख्शा जाए और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। नाइट्स के कमांडरों को छोड़कर सभी 200 नाइट्सों को मार डाला गया। टायर के आर्क बिशप जोसियस द्वारा जब रोम में इस हार की खबर पहुंची तो इसे सुनकर पोप अर्बन III सदमे से मर गया। इस लड़ाई के 3 महीने बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने पेशकदमी जारी रखते हुए 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।